कंबशन का मतलब किसी भी हाइड्रोकार्बन का, फिलहाल हम क्या पढ़ रहे हैं, एल्केन। तो एल्केन का हम क्या कराएंगे, कंबशन। अब तुम देखोगे कि जब भी हम कंबशन कराते हैं किसकी उपस्थिति में कराते हैं, और जो भी एल्केन होता है वो हमेशा किस में कन्वर्ट होगा, CO2 H2O प्लस हीट। ये तो तुमने देखा ही होगा ना, तुम लकड़ी को भी जलाते हो तो गैस मतलब धुआं निकलता है, ठीक है, CO2 गैस निकलती है, और साथ में क्या कहते हैं, H2O तुम्हें दिखता नहीं है क्योंकि वो नमी होती है, वेपर की फॉर्म में निकल जाता है, लेकिन गर्मी वो तो हमें महसूस होती है ना। अब रिएक्शन तो ये हमने जनरल समझ लिया कि किसी भी एल्केन का, ये एल्केन के ही लिए नहीं है, एल्कीन के लिए भी है और किसके लिए है, एल्काइन के लिए, सबके लिए यही रिएक्शन है। तो ये चीजें फॉर्म होंगी। अब हम देखते हैं कि ये रिएक्शन एक एग्जांपल से समझ लो। जैसे सबसे पहला एग्जांपल तुम देखो किसका, मीथेन का। मीथेन का रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, ऑक्सीजन से। तो क्या बना, CO2 H2O। मैं अब तुम्हें जैसे ब्यूटेन का एग्जांपल से समझाता हूँ, वो तो तुम्हें बुक में भी गिवन है मीथेन का। ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या है, C4H10। किससे रिएक्शन कराना है, ऑक्सीजन से, मतलब कंबशन कराने के लिए। अब बनेगा क्या, CO2। कितने CO2 बनेंगे, 4। जितने कार्बन होते हैं उतने ही कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, तो CO2 कितने बन गए, 4। और क्या बनना है, जल। कंफर्म है, ये चीज तुम्हें याद होनी चाहिए। लेकिन जल के कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे या कितने मोल्स, 10 हैं, 10 का आधा 5, ठीक है, तो 5 वाटर मॉलिक्यूल, बस खत्म। और बाद साथ में क्या लिख दो, हीट। अब ये कितनी हीट निकलेगी, देखो हीट जो होती है, जो ऊष्मा होती है, उसकी यूनिट होती है कैलोरी या जूल, कैलोरी या फिर जूल। अब कितनी कैलोरी या कितनी जूल एनर्जी निकल रही है, ये तो हम किसी का याद नहीं रख सकते। मीथेन के केस में अलग निकलेगी। जैसे तुम देखो मीथेन के केस में कितनी ऊर्जा निकली है, -890। माइनस का मतलब निकल रही है। थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है ना, ऊष्मा गति में, जब ऊष्मा कहीं पे आती है तो उसे प्लस का लेते हो, निकलती है तो माइनस साइन मतलब निकल रही है, मतलब कैसी अभिक्रिया है, एक्सोथर्मिक। कैसी है, फिर तुम ये वाली तो वही जो मैंने अभी लिख दिया। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तुमने ये तो लिख दिया, लेकिन क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, संतुलित तो नहीं है ना। कैसे नहीं है बैलेंस, तुम देखो इधर ऑक्सीजन कितने हैं, सिर्फ 2, मतलब एटम की बात करूं तो 2 ऑक्सीजन है, या एक मॉलिक्यूल है, इतने कितने, इधर कितने ऑक्सीजन चाहिए, 8 और 5 13। तो इधर टोटल ऑक्सीजन तुम कितने इस्तेमाल कर रहे हो, 13, और यहाँ पे ले रखे हैं कितने, 2। ये बैलेंस नहीं है, बैलेंस करना पड़ेगा। अब ध्यान से समझो, इधर कितना ऑक्सीजन हो रहे हैं, टोटल 13। ऑक्सीजन हमेशा ऐसे मिलता है O2 की फॉर्म में, तो मैं यहाँ पे नंबर लगाऊंगा ना कुछ। अगर यहाँ पे मान लो 14 होता, 14 होता, कितना होता, तो मैं यहाँ पे 7 लगा देता आगे, तो 7 दूनी। अगर इधर 12 होते मान लो ऑक्सीजन, तो मैं यहाँ पे, अगर 10 होते तो 5। बट दिक्कत है इस समय, दिक्कत यह है कि यहाँ पे कितना ऑक्सीजन, 13। तो मैं इसको क्या ऐसा नंबर लगाऊं कि ये 13 हो जाए, तो 13 बेटे 2 लगाओगे, फ्रैक्शन में आएगा ये, क्या लगाओगे, 2 से 2 हम मान लेते हैं, कट गया, 13 ऑक्सीजन हो गए। समझ में आ गया। तो या तो इधर तुम्हें हमेशा कैसा नंबर मिलेगा, 2 4 6 10 12, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। यहाँ पे अगर मान लो 10 है तो 5 लगाया, 6 है तो 3 लगाया। लेकिन अगर मान लो 7 आ गया इधर ऑक्सीजन, तब तुम इधर 7/2 कर दोगे। 5 आ गया तो 5/2, मतलब अगर विषम संख्या आ रही है तो वो विषम संख्या लिख के उसके नीचे क्या लगा दोगे, 2 लगा दो। समझ में आ गया। फिर एक जनरल फॉर्मूला भी है इसका, एक जनरल फॉर्मूला ये वाला है, देखो ये कई बार कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है। देखो किसी भी एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH10+2। जनरल फॉर्मूला ये है 3n+1/2O2, ठीक है। अब कितने कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, जितना n है, यही तो बताया ना मैंने तुम्हें, जो कार्बन की संख्या यहाँ पे n है। वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने बनेंगे वो देखो, n+1 H2O, और साथ में तुम्हें पता है क्या निकलनी है, हीट। अब इस फॉर्मूले का तुम कैसे इस्तेमाल करोगे, मान लो तुम्हें फॉर्मूला याद हो गया, सिंपल है। वैसे एल्केन का फॉर्मूला सबको पता है, CnH10+2। कितने ऑक्सीजन चाहिए, उसके सामने ये नंबर कैसे याद रखोगे, देखो 3n+1/2, यहाँ पे 1 2 3 यही तो नंबर है ना, 1 2 3 ऐसे पहुंच जाओ, 1 2 3, बस ऊपर प्लस का साइन लगाओ और 3 के साथ क्या लगाओ, n।
अब इस फॉर्मूले को यूज कैसे करोगे वो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। मान लो मैंने तुम्हें क्वेश्चन दे दिया इसका, ब्यूटेन का तो अभी हमने किया था, उस पर भी अप्लाई कर सकता हूँ मैं। हेक्सेन पे ले लो C6H14 प्लस, अब यहां से समझना, मैं डायरेक्टली इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करता हूँ। 3 लिख लिया, N कितना है मेरा 6 है, कितना है प्लस 1, भाई और तो मुझे कुछ करना ही नहीं है, 2 क्या आ गया O2। अब इधर आ जाओ, N कितना है फिर से 6, फिर N प्लस 1, N कितना है 6, 6 प्लस 1 कितना हो गया 7, H2O प्लस हीट। अब तुम्हें क्या फायदा हुआ इस रिएक्शन से, तुम्हें कुछ बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तुम खुद देखो 3 6 18, 18 और 1 19, 19/2 हो गया, नहीं हो गया, ये बैलेंस है। समझ में आ गया, नोट कर लो इतना। तो अभी तो बेल लगी है ना, तीसरा लगा है, तब तो मैं इनके बाद ही पढ़ाऊंगा तुम लोग को फोर्थ में। चलो फिर ठीक है, अभी कॉपी मत करो, अब समझते जाओ। समझ में आ गया ना सबके ये। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक देखो, एक इम्पॉर्टेंट है। अभी जो मैं तुम्हें बता रहा हूं ना, ये दहन पढ़ रहे हो, ये कंप्लीट कंबशन है। कैसा है ये, कंप्लीट का मतलब पूरा। तो फिर एक होगा इनकम्प्लीट, अधूरा। अधूरा का मतलब क्या हुआ, आधा तो मैं भी समझ गया। हाँ, ऐसा समझो, तुम किसी चीज को जलाने के लिए तुमने उसे खुले में रख रखा है और तब तुम उसे जला रहे हो। तो खुले में रखने से क्या हुआ, तुम उसे जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी दे रहे हो, ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में है। अब एक दूसरा एग्जाम्पल लो, तुमने रूम पूरा बंद कर रखा है, अपने रूम को हर तरीके से बंद कर रखा है, डोर विंडो सब कुछ बंद कर दिया, मतलब ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन तो आ ही रही होगी थोड़ी बहुत, लेकिन क्या उतनी ऑक्सीजन मिल रही होगी जितना खुले में होगी, नहीं। तुमने वहां पे किसी चीज को जलाया, अंगीठी जला लो या कुछ भी जलाओ या कोई हाइड्रोकार्बन जलाओ, तब क्या होगा, क्योंकि उस हाइड्रोकार्बन को या जो भी चीज तुम जला रहे हो उसको उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है जितनी उसे खुले में मिल रही थी। खुले का मतलब कंप्लीट है, वहां पे दहन कंप्लीट होगा। तो कंप्लीट दहन जब होता है या कंप्लीट कंबशन होता है हाइड्रोकार्बन का, तो क्या मिल रहा था तुम्हें, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और हीट। इनकम्प्लीट जब होगा तो एक चीज बदल जाएगी, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड अब तुम्हें नहीं मिलेगा, अब तुम्हें मिलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या मिलेगा, तो जब ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तो, या ऑक्सीजन वहां पे कम सप्लाई होती है, तो वहां का कंबशन कैसा कहलाता है तुम्हारा, इनकम्प्लीट कंबशन। तब क्या फॉर्म होता है तुम्हारा, कार्बन मोनोऑक्साइड। या कई बार ऐसा होता है कि कार्बन ही अलग हो जाता है, ठीक है। देखो जैसे ही देखो, ड्यूरिंग इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट का मतलब ज्यादा नहीं है, तो क्या फॉर्म होगा हमारा, कंबशन ऑफ एल्केन विद इनसफिशिएंट, मतलब कम क्वांटिटी में एयर दे रहे हो या डाइऑक्सीजन, कार्बन ब्लैक इज फॉर्म विच इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ इंक, प्रिंटर, इंक ब्लैक। हाँ देखो ये वाली जो चीज है, मैंने तुम्हें क्या बताया, कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होगा, इन्होंने क्या बना रखा है, क्या बना रखा है, कार्बन, सिर्फ क्या बनाया, देखो बनता कार्बन मोनोऑक्साइड ही है, लेकिन यहाँ पे एक चीज तुम्हें समझाना चाह रहे हैं कि ऑक्सीजन जब बहुत ही कम क्वांटिटी में है, इसका तुम लोगों ने गांव में एग्जांपल भी देखा होगा, जैसे दिया है, पहले तो यूज होता था ना केरोसिन ऑयल वाला दिया, ठीक है, उसमें एक क्या कहते हैं, घर का ही हम इस कोई कपड़ा वपड़ा भी डाल लेते थे, ठीक है, और फिर हम उसे जलाते थे, ठीक है। उसके बाद में क्या है, काजल, काजल बनाने का तरीका भी गाँव वालों को पता ही था, अभी भी यूज होता है। उसके ऊपर क्या करते थे वो, कुछ कोई क्या कहते हैं, मतलब कोई कटोरी से रख दो या कुछ भी रख दो, तो क्या होता था, जो धुआं है वो जाके उससे टकराता था, और उसके बाद में जो तुमने ऊपर से रख रखा है, थोड़ी देर बाद जब तुम उसे हटाते थे और तुम उंगली से भी उसको अगर करोगे, तो वहां पे तुम्हें क्या कहता है, कार्बन मिल जाता है ना पाउडर फॉर्म में, ब्लैक ब्लैक, ठीक है। उसको एज अ काजल भी यूज कर सकते थे, जैसे भी, उसको बोलते हैं कार्बन ब्लैक। क्या बोलते हैं उसे, तो बना, वहां पे भी तो यही हो रहा है ना कि तुमने उसे कहीं ना कहीं ऊपर से ढकना स्टार्ट कर दिया। जब तुमने ढकना स्टार्ट कर दिया तो क्या हो रहा है, कंप्लीट कंबशन तो हो नहीं पाएगा, ऑक्सीजन की सप्लाई तुमने थोड़ी बहुत कम कर दी उसकी, तो वहां पर देखो मीथेन गैस, ऑक्सीजन, क्या फॉर्म हुआ, कार्बन अलग हो गया पूरा,
और 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके क्या बन चुका है, H2O। जैसे जो मैंने तुम्हें बताया था ना कि कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होगा, जनरली यही होता है, लेकिन ये होता है तब जब हम किसी लकड़ी को या कोयले को जलाते हैं। ठीक है, किसको जलाते हैं, लकड़ी या कोयले को। तब वहां पे क्या कहते हैं, अगर ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो गई तो कार्बन डाइऑक्साइड ना बन के क्या बनता है। और इसीलिए मैं तुम लोग को पहले भी एक एग्जांपल बताया था कि कई बार ठंड के मौसम में ऐसा होता था ना, डेथ हो जाती थी लोगों की, पूरी रात उन्होंने अंगीठी रख रखा है, दरवाजे खिड़की सब बंद कर दिया, और अंदर कौन सी गैस बन रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन तो ज़्यादा है नहीं। और फिर वही कार्बन मोनोऑक्साइड उनकी बॉडी में जाती थी, और कार्बन मोनोऑक्साइड की जो कैपेसिटी होती है वो हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करने की बहुत ज़्यादा होती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड किससे रिएक्ट करने लगेगा, हीमोग्लोबिन से। हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ना, किसके साथ, और ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में घुमाना जहां जहां पे उसे चाहिए। लेकिन अब वो कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ चुका है हीमोग्लोबिन से, तो हीमोग्लोबिन किसके साथ नहीं जुड़ पाएगा, ऑक्सीजन के। तो ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी बॉडी में, तो ये प्रॉब्लम आती थी। तो ये तुम रिएक्शन याद रखना। अब इन्होंने एक चीज और बता रखा है, देखो ये जो कार्बन ब्लैक बनता है इसका कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। एक इस्तेमाल तो तुम लोग को पता है कि गांव में हमेशा काजल यूज करते हैं, बट प्रैक्टिकली हम कहाँ पे यूज करते हैं इसका, मैन्युफैक्चर ऑफ इंक, इंक बनाने में इसका यूज होता है। इंक क्या होता है, उसमें भी मेनली क्या कहते हैं, कलर्स तो होते हैं, लेकिन जो ब्लैक कलर की इंक होती है उसमें मेनली कार्बन का पार्टिकल्स होते हैं। दूसरा, प्रिंटर इंक, प्रिंटर अगर तुम लोगों ने देखा होगा तो उसमें ब्लैक ब्लैक कलर का क्या कहते हैं, वो पाउडर फॉर्म में डालते हैं, तो वो होता है ब्लैक पिगमेंट एंड एज फिल्टर्स। पानी को प्योरीफाई करने के लिए, पानी को प्योरीफाई करने के लिए भी किसका यूज होता है, इसका, कार्बन ब्लैक का। ठीक है, इम्प्योरिटीज को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो पानी उसमें से निकल कर जाएगा वो कैसा रहेगा, साफ रहेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यूज थे किसके, कार्बन ब्लैक के। बनता कैसे है वो, जब किसी भी एल्केन का इनकम्प्लीट कंबशन होता है, मतलब उसे उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती जितनी मिलनी चाहिए। रिएक्शन सिंपल है ना। अगर मान लो इसकी जगह पर इथेन होगा, CH3 तो क्या बनेगा, 2 कार्बन निकल जाएंगे वहां से, और बाकी जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, जल। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक देखो क्या है हमारा, ऑक्सीडेशन, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन भी नहीं है, क्या है ये, अब देखो ये नाम क्यों पड़ा है इसका, फिर से तुम किससे अभिक्रिया कराने जा रहे हो, ऑक्सीजन से, और अभी भी तो हम यही करा रहे थे, लेकिन उसको हमने क्या नाम दिया था, कंबशन या दहन। लेकिन इसको तुम नाम दे रहे हो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। मतलब कंट्रोल का मतलब क्या हुआ, जो हमारे कंट्रोल में है, और ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण करा रहे हो, किसका, एल्केन्स का ही। तो अब तुम देखो कि जो तुम ऑक्सीजन डाल रहे हो ना, उसके साथ में तुम कोई ना कोई कैटलिस्ट ले रहे हो, उत्प्रेरक, और साथ में तुम कुछ कंडीशंस ले रहे हो। कंडीशंस का मतलब तापमान और दाब, ये 2 ही चीजें होती हैं, इनको तुम खुद कंट्रोल कर रहे हो। जैसे पहले रिएक्शन समझो, मीथेन की रिएक्शन तुमने किससे कराया, ऑक्सीजन से, लेकिन किसकी उपस्थिति में, कॉपर। कॉपर यहाँ पे कैटलिस्ट का काम कर रहा है। कैटलिस्ट थोड़ा तो समझाया था ना, क्या होते हैं, जो, हाँ, जो किसी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं। तो कॉपर तुमने डाला है, इसमें कितना तापमान लिया है, 523, कितना दाब लिया है, 100 atm। इन 3 कंडीशंस में अगर तुमने मीथेन में ऑक्सीजन डाला तो मीथेन तुम्हारा मैथनॉल में परिवर्तित हो जाएगा, किसमें, मैथनॉल में। अब तुम दूसरी रिएक्शन देखो नीचे वाली, फिर से तुमने मीथेन में क्या डाला, ऑक्सीजन। यहाँ पे दोनों रिएक्शन सेम है, बस यहाँ पे मीथेन के कितने मोल्स थे, 2, यहाँ पे इसके 1 है। बाकी तुमसे अगर कोई पूछेगा कि रिएक्टेंट यहाँ पर कौन है, तब भी तुम यही कहोगे सर मीथेन और ऑक्सीजन। यहाँ पे अभिकारक कौन है, रिएक्टेंट कौन है, मीथेन और ऑक्सीजन। लेकिन हमने बदला क्या, कैटलिस्ट। अब है कैटलिस्ट का नाम मोलिब्डेनम ऑक्साइड, कौन है, फिर तुम गर्म कर रहे हो, मतलब इन दोनों को लेकर तुमने गर्म करना स्टार्ट किया। अब बना मीथेनॉल, ऊपर बना अल्कोहल, नीचे एल्डिहाइड है ये, साथ में जल। तीसरी रिएक्शन देखो, ये कौन सा एल्केन है, इथेन। क्या है ये, इथेन की भी तुम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करा रहे हो। इस कैटलिस्ट का नाम है मैग्नीज डाई एसीटेट। क्या है ये, मैग्नीज डाई एसीटेट। तो तुम मैग्नीज डाई एसीटेट की उपस्थिति में जब रिएक्शन करा रहे हो तो देखो क्या बन रहा है,
तो देखो मैग्नीज डाइएसिटेट की उपस्थिति में रिएक्शन करा रहे हो तो तुम्हारा बन गया एथेनोइक एसिड। क्या बना? ऊपर वाले में क्या बना? अल्कोहल, एल्डिहाइड, एसिड। तीनों बार तुमने क्या कराया? तीनों बार तुमने एल्केन लिया और उसमें क्या डाला? ऑक्सीजन। लेकिन नॉर्मल ऑक्सीजन इस तरीके से नहीं डाला कि जितनी ऑक्सीजन उसे चाहिए हमने उसे दे दिया। वो अगर करा दोगे तो फिर उसका क्या हो जाएगा? दहन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे चीजों को खुद कंट्रोल किया है। कंट्रोल करने का मतलब तापमान तुम कंट्रोल कर रहे हो, दाब तुम कंट्रोल कर रहे हो, और उसमें कौन सा उत्प्रेरक डालना है वो भी तुम कंट्रोल कर रहे हो। तो इससे क्या फायदा है? हम अलग अलग तरीके के यौगिक बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? अलग अलग प्रकार के यौगिक। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन कैसे आएगा तुम्हारे? एग्जाम में क्वेश्चन देखो इस तरह से आ जाएगा। मान लो मैंने दे दिया CH4 प्लस O2 और कैटलिस्ट इसमें तुम्हें दे दिया मान लो मोलिब्डेनम ऑक्साइड। क्या दे दिया? अब तुम्हें खुद याद रखना होगा ना कि जब हम मोलिब्डेनम ऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट लेते हैं और मीथेन की रिएक्शन किससे कराते हैं? ऑक्सीजन से, और गर्म करते हैं तो क्या बनता है? मीथेनॉल। क्या बनता है? तो फौरन तुमने लिख लिया CHO प्लस H2। वहां पे दिमाग लगा के नहीं कर सकते इसे। अगर तुम सोचो कि हाँ हम इसे समझेंगे, क्या समझोगे इसमें? याद ही तो रखना है ना कि मीथेन में हमने क्या डालना है? ऑक्सीजन। किसकी उपस्थिति में? मोलिब्डेनम ऑक्साइड की। क्या प्राप्त होगा? मेथनॉल। क्या बनेगा? और साथ में H2O। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, तुम्हें एग्जाम में दे दिया CH4, ये 2 लगा हुआ नहीं आएगा। फिर से क्या लिखा होगा? CH4 प्लस O2। एरो के ऊपर क्या लिखा होगा? कॉपर 500, 23 केल्विन, 100 ATM। अब तुमने जैसे ही देखा कि मीथेन है, ऑक्सीजन है, कॉपर है, और ये वाली दो कंडीशन देखी, तुम्हें फौरन तुम्हारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि ये भी कंट्रोल ऑक्सीडेशन है और यहाँ पे हमें प्राप्त होगा मेथनॉल। क्या प्राप्त होगा? तो फौरन तुमने आंसर लिख दिया 2CH3OH। अरे बात समझ में? थर्ड रिएक्शन तुम्हें ये एग्जाम में लिखा हुआ मिल जाए CH3CH3 प्लस O2 और यहाँ पे क्या हो? मैग्नीज डाइएसिटेट। ये तुमने जैसे ही देखा कि फिर से तुम्हें याद होगा कि ऐसे एल्केन में अगर हम ऑक्सीजन डालते हैं मैग्नीज एसीटेट की प्रेजेंस में तो क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनता है? तो यहाँ पे जो भी दिया होगा, इथेन दिया तो एथेनोइक एसिड, प्रोपेन दूंगा तो प्रोपेनोइक, 2 अपने आप लगाओगे और फिर यहाँ पे क्या लिख दोगे? 2CH3COH। अरे बात समझ में? तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। लेफ्ट वाला पार्ट, इतना पार्ट तुम्हें दिया जाएगा और तुम्हें रिएक्शन को कंप्लीट करना होगा। वो सिर्फ तुम तभी कर पाओगे जब तुमने इन रिएक्शंस पे प्रैक्टिस की होगी। नेक्स्ट आ जाओ। अब एक ये भी छोटी सी रिएक्शन, इसे भी समझ लो। जनरली क्या होता है, जो एल्केन्स होते हैं इनका ऑक्सीकरण नहीं होता आसानी से। क्या नहीं होता? रेजिस्ट का मतलब होता है ये, मतलब किसी चीज को मना करना। रेजिस्ट का मतलब होता है किसी चीज को मना करना। तो यहाँ पे बस ये मतलब है कि एल्केन्स का जनरली क्या नहीं होता है? ऑक्सीकरण नहीं होता है। लेकिन अगर कोई ऐसा एल्केन है जिसमें कि टर्शरी हाइड्रोजन है, कौन सा हाइड्रोजन? टर्शरी हाइड्रोजन क्या होता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, 3 डिग्री हाइड्रोजन। मतलब क्या हुआ? तब उसका ऑक्सीकरण हो जाएगा किसके द्वारा? पोटेशियम परमैंगनेट से, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अल्कोहल में। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा गया है। देखो ये है, इसका हम क्या करा रहे हैं? ऑक्सीडेशन। किसकी उपस्थिति में? KMnO4। वैसे यहाँ पे O2 लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? जो ऑक्सीजन चाहिए ना इस रिएक्शन को कराने के लिए वो ये देता है। कौन देता है? KMnO4। इसको कहते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। हाँ, तो इसको हम, अब रिएक्शन क्या होगी? ये पूरा हिस्सा ऐसे ही रहेगा। ये जो हाइड्रोजन तुम्हें दिख रहा है ये कितने डिग्री का है? 3। तो COH। क्या हुआ? C और H के बीच में कौन आ गया? ऑक्सीजन। और क्या बन गया तुम्हारा? अल्कोहल। ये अगर ये ऐसे समझ में नहीं आ रहा हो कि ये मैंने क्या बना दिया तो मैं इसे दोबारा लिख के बताता हूँ। देखो, कार्बन के साथ तुम कितना मिथाइल लगा दो? 3। और यहाँ पे क्या लगा दो? H। ये वही है जो मैंने अभी लिखा था। एक कार्बन के साथ कितने मिथाइल हैं? तो मैंने कार्बन लिखा, सही है। कार्बन के साथ 3 मिथाइल, और इस कार्बन के साथ कौन लगा है? हाइड्रोजन। तो इसको ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, एक ही बात है। ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, लेकिन ये कौन सा डिग्री है?
3। तो 3 डिग्री वाले का ही सिर्फ ऑक्सीकरण होगा। तुम अगर सोचो कि सर यहाँ पे भी करा देते, यहाँ पे भी तो कार्बन और हाइड्रोजन है, तो इनके बीच में ऑक्सीजन आ जाता, नहीं आएगा। ना तो ऑक्सीजन 1 डिग्री वाले हाइड्रोजन को हटाता है और ना किसको हटाता है, और हटाता भी नहीं है, देखा जाए तो उसके बीच में आ जाता है। किसके, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कौन आ गया, ऑक्सीजन। तो तब तुम्हें क्या कहते हैं, ये अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। मैं ऐसे लिख सकता हूं इसे OH। इसका नाम बताएगा कोई तुम में से, IUPAC नेम? वन टू थ्री, 2 पे मिथाइल है, चेन तो यही है ना, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, 2 पे ऑल है ना, समझ में आ गया। स्ट्रेट चेन में कितना कार्बन है, 3। सेकंड कार्बन पे मिथाइल है, इसी पे OH है, तो तुम पहले मिथाइल बता दोगे, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, समझ में आ गया। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई तुम्हारी, ये सिर्फ 3 डिग्री वाले एल्केन की रिएक्शन है, जिसमें कि 3 डिग्री का हाइड्रोजन अगर है तो उसका ऑक्सीकरण होगा सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा, KMnO4। ये भी याद रखना, पोटेशियम परमैंगनेट, और तुम्हें क्या प्राप्त हो जाएगा, अल्कोहल। चलो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं अब हम, क्या नाम है इसका, आइसोमराइजेशन। आइसोमर मैंने पढ़ाया था तुम लोगों को, याद है, आइसोमर समावय, समावय पढ़ाया था ना, जिसमें कि क्या होता है, 2 या 2 से अधिक यौगिक जिनका आणविक फॉर्मूला या आणविक सूत्र समान होता है लेकिन उनकी संरचना अलग होती है। और एल्केन में कौन सा समावय होता है, श्रृंखला वाला, चेन, यही तो होता है ना, श्रृंखलन। तो वही यहाँ पे पढ़ना है कि इसमें देखो क्या पढ़ना है, बस ये है कि अगर हमारे पास में कोई बड़ा सा एल्केन है, बड़ा एल्केन का मतलब जिसमें कि कार्बन की संख्या 4 से ज्यादा हो, उसी तो तुम बड़ा कहोगे। अब मान लो किसी एल्केन में 1 कार्बन है, मीथेन, तो वो बड़ा थोड़ी होगा, वो तो सबसे छोटा एल्केन हो गया। तो एक ये जो रिएक्शन है ना, आइसोमराइजेशन या समावय, ये सिर्फ उन एल्केन्स के लिए है जिसमें कि जो क्या कहते हैं, हाइड्रोजन होंगे थोड़े ज्यादा होंगे, या फिर कार्बन की जो चेन होगी थोड़ी लंबी होगी। जैसे इन्होंने एग्जांपल किसका लिया है, देखो एनहेक्सेन का, किसका लिया है, मतलब कितने कार्बन है इसमें, 6, तो उसी का इन्होंने समझाया। अब होता है क्या, देखो ऐसे समझो, 6 कार्बन है, मैं बस कार्बन दिखा रहा हूँ, ये एनहेक्सेन है, एन का मतलब कोई बताएगा, नॉर्मल, बिल्कुल सीधी श्रृंखला के लिए एन वर्ड यूज करते हैं। इसको मैं गर्म कर रहा हूँ किसकी उपस्थिति में, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, और साथ में क्या डालना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो होता क्या है, ये जो तुम्हारा एनहेक्सेन है ये अपने अलग अलग समावय में परिवर्तित होने लगेगा। अब अलग अलग समावय बनाना तुम लोग को मैंने सिखाया भी था। भाई 6 कार्बन है, तो तुमने चेन में 6 कार्बन दिखा रखा है, अब 5 दिखा दो, एक को नीचे लटका दो, एक समावय वो हो गया। दूसरे वाले में उसकी पोजीशन थोड़ी सी इधर कर दो, जैसे इन्होंने क्या बनाया, देखो पहला वाला इन्होंने क्या बनाया, 5 कार्बन लिए चेन में, कितने लिए, और यहाँ पे क्या लगा दिया, मिथाइल। भाई अभी भी 6 कार्बन है, बट ये इसका समावय है। दूसरा क्या बना सकते हो, ये जो मिथाइल है इसको हटा के तुम कहाँ पे लगा दो, थर्ड वाले पे। अभी कहाँ पे लगाया तुमने, अब थर्ड। अब देखो बनने के लिए और भी बन सकते हैं समावय, इसके समावय और भी बन सकते हैं। जैसे मैं चाहूँ तो एक समावय इसका ये भी तो बना सकता हूँ, 2 कार्बन, एक ही कार्बन पे 2 कार्बन लगा दूं और चेन में कितने कार्बन रहने दूं, 4, ठीक है। मैं एक चाहूँ तो और भी बना सकता हूँ इसका, ये इतने ही बनेंगे, नहीं एक ये भी बन सकता है, देखो। लेकिन क्योंकि बुक में सिर्फ ये 2 बनाए हैं तो हम सिर्फ उन्हीं पे फोकस करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि ये दोनों बनते हों लेकिन इनकी मात्रा बहुत कम बनती है। तो बस तुम याद रखो कि हेक्सेन का एग्जाम्पल तुम लिख लेना एग्जाम में, जब आएगा क्या, आइसोमेरिज्म समझाने के लिए क्या लिखोगे, तुम लिखोगे कि जब किसी लॉन्ग चेन वाले एल्केन को, लॉन्ग चेन एल्केन का मतलब ऐसा एल्केन जिसमें कार्बन की संख्या 6 से अधिक हो, उसको हम क्या कहते हैं, गर्म करते हैं, किसकी उपस्थिति में, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, तो उसके अलग अलग समावय प्राप्त होते हैं। और इस पूरी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आइसोमराइजेशन। हिंदी में जो भी लिखा होगा तुम वो देख लेना, ठीक है। बस यही एक रिएक्शन है, तो तुम आराम से हेक्सेन का याद रख सकते हो, ज्यादा कुछ नहीं करना। नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी है, एरोमेटाइजेशन। क्या नाम है इसका, एरोमेटाइजेशन। मैंने एरोमेटिक वर्ड समझाया था तुम लोग को, क्या होते हैं एरोमेटिक, जैसे बेंजीन के लिए इस्तेमाल करते हैं, इतना समझो, किसके लिए, वैसे तो एरोमेटिक वर्ड के लिए पूरा मैंने बताया था कि उनकी सुगंध होती है, अरोमा,
फ्रेगनेंस। लेकिन एरोमेटाइजेशन जनरली ये पूरी की पूरी प्रक्रिया किसके लिए इस्तेमाल होती है कि ऐसी किसी रिएक्शन के लिए जिसमें कि क्या प्राप्त हो जाए तुम्हें, बेंजीन। तो क्यों कहते हैं इसे एरोमेटाइजेशन, क्योंकि बेंजीन खुद एक कैसा यौगिक है, एरोमेटिक। कैसा है, तो अगर किसी अभिक्रिया में बेंजीन प्राप्त हो रहा है नॉर्मल एल्केन की मदद से, ऐसे वाले एल्केन की मदद से, मतलब सीधी एल्केन है, एल्केन की एक सीधी श्रृंखला है, और तुमने इसको किस में परिवर्तित कर दिया, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एरोमेटाइजेशन। हिंदी में देख लेना जो भी नाम होगा इसका, क्या नाम है हिंदी में, एरोमेटिकरण है, ठीक है, तो कुछ अलग नहीं है। अब देखो इसमें भी क्या परिभाषा वैसे आती नहीं, बट फिर भी तुम्हें खुद समझना चाहिए। क्या, देखो कैसे एल्केन, ऐसे एल्केन जिसमें कि 6 या 6 से अधिक कार्बन, ऊपर वाले में भी यही था ना, उसमें भी तुमने कितने एल्केन लिए, कौन सा एल्केन लिए थे, इसमें के 6 या 6 से अधिक हो, इसमें भी यही है। ऐसे एल्केन जिसमें कि कितने कार्बन होंगे, 6 और मोर देन 6 कार्बन एटम, इसको तुम गर्म करोगे, क्या करोगे, कितने तापमान पे और कितने दाब पे, 10 से 20। कैटलिस्ट भी लेते हैं, कैटलिस्ट देखते हैं क्या क्या है, ये है देखो, ये 3 कैटलिस्ट में से कोई सा भी एक एग्जाम में आ सकता है। क्रोमियम ट्राईऑक्साइड Cr2O3 V2O5, वेनेडियम पेंटॉक्साइड, और ये तो अभी इस्तेमाल किया था मॉलिब्डेनम ऑक्साइड। नाम दोबारा देख लो, क्या नाम है इसका, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, मॉलिब्डेनम ट्राईऑक्साइड। दोबारा, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, मॉलिब्डेनम। तो इनमें से कोई सा भी एक लेना होता है, तीनों इन्होंने किताब में लिख रखा है ताकि तुम तीनों याद रखो, क्योंकि एग्जाम में मान लो मैंने ये पूरी रिएक्शन दी और एरो के ऊपर मैंने सिर्फ V2O5 लिख दिया और तुमने ये सिर्फ ये याद रख रखा है, तो जब मैं ये दूंगा तो तुम्हें याद पता ही नहीं होगा, तो तुम तीनों याद रखो। इनकी उपस्थिति में जब हम किसी एल्केन की अभिक्रिया कराते हैं और गर्म करते हैं 773 केल्विन पे और 10 से 20 ATM पे, तो देखो होता है क्या है, इन्होंने ये जो ये है क्या बताओगे, ये कौन सा यौगिक है, ये हेक्सेन है। और तुम कहोगे सर बड़ा अजीब से लिख रखा है, वो इसलिए लिख रखा है ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, मान लो CH3 CH2 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 और CH3, एन हेक्सेन है। भाई मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकता हूँ किसी बच्चे को समझाने के लिए, CH3 मैंने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे, ये अभी भी तो 6 कार्बन है। मैंने इसे गर्म करना है किसकी उपस्थिति में, मान लो V2O5, कितने टेम्परेचर पे, 773 केल्विन, और कितने प्रेशर पे, 10 से लेके 20 ATM पे। ये जब कंडीशन दोगे इसको, तो ये यहाँ से जुड़ जाता है एक दूसरे से। ये कार्बन कौन सा है, 1, ये, तो जैसे तुम एल्केन, ये मान लो एक छोटे से तुमने क्या किया, वो आते हैं सील्ड वेसल्स आते हैं जिसमें कि हमें अभिक्रिया कराते हैं, तो उसमें मान लो मैंने क्या लिया, हेक्सेन ले लिए, ठीक है, उसे ऊपर से मैंने क्या कहते हैं बंद कर दिया, तापमान मतलब मैं हीट करूंगा और प्रेशर कितना रखूंगा उसके अंदर का, 10 से 20 ATM, और ये वाला कैटलिस्ट डाल दिया मैंने। कुछ देर बाद उसके अंदर क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा, बेंजीन। लेकिन वो रिएक्शन कैसे होगी, फर्स्ट कार्बन किससे जुड़ जाएगा, तो अब तुम खुद देखो, अगर मैं इनको आपस में जोड़ भी दूं तो बेंजीन का फॉर्मूला थोड़ी बना, बेंजीन का फॉर्मूला तो ये होता है ना, और बेंजीन में कितने कार्बन होते हैं, 6, कितने हाइड्रोजन होते हैं, 6। भाई यहाँ पे तो हाइड्रोजन 6 हैं, सॉरी कार्बन 6 हैं और हाइड्रोजन तो 14 हैं, गिन के देखो। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से 8 हाइड्रोजन को बाहर निकलना होगा। हमारे काम के सिर्फ कितने हाइड्रोजन है, और इसमें टोटल कितने हाइड्रोजन है, 14, तो 4 हाइड्रोजन तुम देखोगे बाहर निकल जाते हैं, और तब तुम्हें क्या प्राप्त हो जाता है। अब कैसे बाहर निकले इसमें तुम्हें दिमाग नहीं लगाना है, तुम्हें याद रखना है कि फर्स्ट कार्बन किससे जुड़ गया, 6 से, चक्र बन गया पूरा, और इसमें से फालतू के जितने भी हाइड्रोजन थे सारे बाहर निकल गए, और हमें क्या प्राप्त हो गया, बेंजीन। चलो ये रिएक्शन, अब इसके अलावा एक रिएक्शन और समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना, CH3 CH2 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 और CH3। अब बताओ इसमें कितने कार्बन है, अरे भाई 6 नहीं है, 7 है, कितने, मैंने फिर से इसको 773 केल्विन पे गर्म किया, 10 से 20 ATM प्रेशर लिया, ठीक है, और इस बार कैटलिस्ट ले लेता हूं मैं क्रोमियम ट्राईऑक्साइड, तो अभी तो एरोमेटिकरण ही होगा ना। क्या बोला था मैंने, वहां पे फर्स्ट किससे जुड़ा था, 6 से, 1 2 3 4 5 6 7,
अब मैं फर्स्ट को 6 से नहीं जोड़ सकता, ठीक है, फर्स्ट को 6 से नहीं जोड़, अगर तुम चाहो तो फर्स्ट को 6 से जोड़ोगे तो भी बन जाएगा। अगर मैं इस फर्स्ट को किससे जोड़ दूं, लेकिन बहुत बेकार सा लगेगा, तुम्हें देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा और ना मुझे ऐसे बताने में अच्छा लगेगा, तो यहाँ पे ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पे क्या है, मैं सेकंड वाले को किससे जोड़ देता हूँ। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा, अरे जाहिर सी बात है तुम्हें बेंजीन जैसे तो कुछ बनाना है, तो वो यही से तो सही लगेगा, तो ये इससे जुड़ गया, बेंजीन जैसा बन गया कुछ, लेकिन इसका क्या होगा, ये ऐसे ही लगा रहेगा ये, और इसमें से जितने भी हाइड्रोजन है सब बाहर निकल जाएंगे। तो तुम देखो पहले क्या बना, ऊपर कौन रह गया, CH3, कितने हाइड्रोजन बाहर निकले होंगे, तुम इतने को देखो, क्योंकि ये तो हाइड्रोजन ऐसे ही रहेंगे। यहाँ पे देखो कितने थे, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 3 13, कितने थे 13, और यहाँ पर अब कितने चाहिए, 5, 6 नहीं चाहिए क्योंकि एक यहाँ का हटके ही लग चुका है, तो 13 में से 5 यहाँ पे चाहिए, निकलेंगे कितने, 8, अभी भी कौन निकलेगा, 4H2, तो पहले भी 4H2 निकला, 4H2 निकला था और अब भी 4H2, बस इतने ही आएंगे। मतलब एरोमेटिकरण के अगर मैं रिएक्शन कोई तुमसे पूछूंगा तो या तो मैं हेक्सेन का दूंगा बनाने के लिए या हेप्टेन का। भाई हेप्टेन का अगर मैंने दिया तो तुम्हें समझ में आ गया, टॉलिन बनेगा, कौन बनेगा, बेंजीन पे CH3, और हेक्सेन का दिया तो सोचना ही नहीं है, बेंजीन बना के आ जाओ। समझ में आ रहा है ना, तो ये रिएक्शन बहुत ही जल्दी हो जाती है। बस क्या चीज, किसमें, इस वाले में ना, हाँ तो तभी तो टॉलिन बना है ना, बेंजीन तो ये हो गया पूरा, और ऊपर कौन रह गया, CH3, ये CH3 तो ऐसे ही रहेगा ना, ये इसके साथ जुड़ गया। कहाँ पर 13 है हाइड्रोजन, इस पूरे में, इसमें देखो हमारे पास दो ही तो स्ट्रक्चर है, एक ये है और एक ये है। अब तुम बताओ किसमें तुम्हें 13 हाइड्रोजन दिख रहे हैं, सर ये वाली, इस वाले में, चलो CH3 दोबारा बना लेते हैं, इतना कंफ्यूज मत हो, CH2 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 CH2, ठीक है, और CH2 के साथ यहाँ पे CH, ऐसे था ना, 1 2 3 4 5 6 7। अब बताओ तुम क्या कह रहे हो, एक नंबर पे है उसमें ये एक वाले में से इससे क्यों निकलेगा, ये अगर इससे निकलता तो मैं फिर CH3 कैसे बनाता ऊपर, फिर तो मैं CH2 बनाता है ना, नहीं हो रहे तेरे, देखो अभी भी तुम इसको इससे जोड़ दो, पहले जोड़ दिया बेंजीन बनाने के लिए। अब बताओ इसमें टोटल कितना हाइड्रोजन है, 14 ही तो है, गिन के देखो कितने हैं, अरे हेप्टेन है, 14 नहीं है सॉरी 16 है, कितना हाइड्रोजन है इसमें, टोटल 16 है, हेप्टेन है ना, तो मैं इसको काउंट नहीं कर रहा था क्योंकि मुझे पता है कि ये तो ऐसे ही रह जाएगा ना, तो मैंने सिर्फ इतने पार्ट को काउंट किया था, इतने पार्ट में कितने हाइड्रोजन है वो काउंट करो। अब 13 है, कितने हैं यहाँ पे, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ये CH3 होगा, सॉरी ये कौन सा है, CH3, ठीक है, तो कितने हैं टोटल 13, और मुझे पता है कि यहाँ पे जो बेंजीन बनेगा इसमें कितने हाइड्रोजन रहेंगे, 5, यहाँ पर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे तो रहेगा नहीं, तो 13 में से 5 हाइड्रोजन यहाँ पे रह गए तो निकले कितने, 8, तो इसीलिए बाहर तुम क्या निकालोगे, 4H2, ठीक है, तो हेक्सेन होगा या हेप्टेन होगा, बस दो, हेक्सेन अगर आएगा तो तुम क्या बना के आ जाओगे, बेंजीन, 4H2 निकाल दिया, हेप्टेन का क्वेश्चन दूंगा टॉलिन बना के आओगे, बस इससे ज्यादा आगे नहीं आएगा। इसमें एक वर्ड दे रखा है डिहाइड्रोजिनेशन, और इसी को एक और नाम देते हैं रिफॉर्मिंग, क्या नाम देते हैं, क्योंकि एक बार क्या हुआ था किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रिफॉर्मिंग वर्ड आ गई थी, तो रिफॉर्मिंग याद रखना कि रिफॉर्मिंग, एरोमेटाइजेशन या डिहाइड्रोजिनेशन, ये सारे के मतलब मेनली ये दो वर्ड हैं जो एक जैसे होते हैं, एरोमेटिकरण या रिफॉर्मिंग। रिफॉर्मिंग को क्या नाम दिया इन्होंने, लास्ट वर्ड में कुछ लिखा होगा ना सर, हाँ पुनर्संभवन जो भी लिखा है, ठीक है देख लेना, बेकार प्रोनाउंसिएशन है। तो रिफॉर्मिंग और एरोमेटिकरण ये दोनों वर्ड सेम है, समझ में आ गया। इसका मतलब क्या होता है डिहाइड्रोजनेटेड का मतलब, या डिहाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है, वो तो चलो बी हाइड्रोजनीकरण तुमने देख लिया, डीई का मतलब होता है किसी चीज का निकलना, तो अगर किसी भी वर्ड के आगे डीई वर्ड लग गया ना
या हिंदी में जो बी लग गया तो इसका मतलब है वो चीज निकल रही है। जैसे मैं तुम लोगों को जब पढ़ाया था डीकार्बोक्सिलेशन पढ़ाया था, तो उसमें क्या कौन बाहर निकल रहा था, CO2, तो उसका नाम के आगे क्या लगा था, डीकार्बोक्सिलेशन। ऐसे ही डिहाइड्रोजनेशन मतलब इसमें कौन बाहर निकलेगा, हाइड्रोजन निकल रहा है ना, हाइड्रोजन दोनों बार कितने निकले, 4-4 मोल्स हाइड्रोजन के बाहर निकले हैं। फिर एक ही रिएक्शन और देख लो, ये रिएक्शन विद स्टीम। स्टीम क्या होती है, भाप। तो भाप के साथ जब हम रिएक्शन कराएंगे किसका, किसी भी एल्केन का, जनरली ये रिएक्शन किसके लिए यूज होता है, मीथेन के लिए। ये किसका फॉर्मूला गलत लिखा है इन्होंने, H210 नहीं होगा, H2O है ये, क्या है ये, H2O। और नीचे इसके लिख रखा होगा क्या, स्टीम, क्या लिखा होगा। अब तुम एक चीज समझो, ये रिएक्शन कहा जा रहा है कि हम मीथेन की रिएक्शन किससे करा रहे हैं, स्टीम से, भाप से करा रहे हैं, खाली वाटर से क्यों नहीं करा सकते। ये फॉर्मूला तो वाटर का ही है, लेकिन ये वाटर है नहीं, ये जल नहीं है, कौन है ये, वाप, व्यापर है ये, वाष्प है। तो दोनों में अंतर क्या है, वाष्प की जो ऊर्जा होती है बहुत अधिक होती है। पानी है, ठीक है, पानी ऐसे समझो गर्म पानी है, गर्म पानी अगर तुम्हारे हाथ पे गिरता है तो जलन होती है, ठीक है, लेकिन अगर उसके जगह तुम क्या कहते हैं, तुम्हारा मुंह जो है, मतलब तुम्हारे मुंह पे अगर गर्म पानी डाल दिया जाए एक वो, और अचानक क्या कहते हैं भाप तुम्हारे मुंह पे पड़ जाए, तो ज्यादा जलन किससे होगी, भाप से होती है। उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, उसकी जो ऊष्मा होती है उसके अंदर वो बहुत अधिक होती है। इसका मतलब ज्यादा क्रियाशील कौन होगा, जल या वाष्प, वाष्प होगा। तो मीथेन जल के साथ तो अभिक्रिया करता ही नहीं है, वो किसके साथ अभिक्रिया करता है, वाष्प, क्योंकि वो गर्म होती है ज्यादा। अब रिएक्शन होगी तो क्या होगा, देखो कार्बन किसके साथ जुड़ जाएगा, O के साथ, क्या बन गया, CO, H2 और H4, 3H2। ये पूरा एक साथ कहलाता है सिन गैस। क्या कहलाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का जो मिश्रण होता है, किसका मिश्रण, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को एक साथ मिलाकर क्या कहते हैं, सिन गैस। ये भी कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि सिन गैस का फॉर्मूला बताओ। तो सिन गैस मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और कौन सी गैस, हाइड्रोजन। और ये प्राप्त कैसे होता है, जब तुम मीथेन की अभिक्रिया किससे कराते हो, वेपर से, ठीक है। तो कुल मिला के ये रिएक्शन थी। एक और है, देखो कौन सी, पायरोलिसिस। पायरो का मतलब होता है हीट, क्या होता है, हीट, और लिसिस का मतलब होता है किसी चीज को तोड़ना। पायरोलिसिस का मतलब किसी चीज को तोड़ना, अपघटित करना। तो इसमें भी यही है, हायर एल्केन। हायर एल्केन का मतलब फिर से ऐसे एल्केन जिसमें कि 6 से ज्यादा कार्बन होंगे, उनको जब तुम गर्म करते हो ज्यादा टेम्परेचर पे, 773 केल्विन तापमान पे जब तुम इसे गर्म करोगे या इससे ज्यादा तापमान पे, तो ये जो बड़ा सा एल्केन है ना, ये छोटे छोटे एल्केन और एल्कीन, एल्केन और एल्कीन इनमें टूटने लगेगा। और इसी पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पायरोलिसिस या फिर क्रैकिंग। क्या कहते हैं इसे, पायरोलिसिस। अब देखो इस रिएक्शन का यूज कहाँ पर होता है, इन रिएक्शन का यूज होता है जहाँ पे पेट्रोल बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, अब तुम कहोगे कि पेट्रोल बनाया थोड़ी जाता है, पेट्रोल बनाया ही जाता है, ठीक है। जो नेचुरल गैस होती है या जो क्रूड ऑयल होता है, कच्चा तेल होता है, इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, पेट्रोल का, वैक्स का, डीजल का। तो उसमें से अब एक हायर एल्केन है, उसको तुमने छोटे छोटे एल्केन में तोड़ दिया, उन छोटे छोटे एल्केन का जो मिश्रण है वही तो पेट्रोल होता है। हरी बात समझ में। तो इस पूरी प्रक्रिया का इस्तेमाल कहाँ पर होता है, जैसे देहरादून में तुम्हारा एक इंस्टीट्यूट है IIP, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम। क्या नाम है उसका, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम। वहाँ पे ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा वहाँ पे अगर कोई रिएक्शन कराई जाती है तो कौन सी, पायरोलिसिस या क्रैकिंग। बड़े बड़े एल्कीन को वहाँ पे गर्म करके छोटे छोटे एल्कीन और एल्कीन में तोड़ते हैं, और इन सब का मिश्रण ही क्या बन जाता है, फिर हमारे लिए पेट्रोल का काम करने लगता है या फिर और कोई भी ऑयल का काम करने लगता है। तो अब ये याद कैसे रखोगे, देखो ये कौन सा एल्केन है, हेक्सेन। इसको मैंने इतने टेम्परेचर पे गर्म किया, पहला क्या ऑप्शन है, ये एल्कीन में परिवर्तित हो और इसमें से हाइड्रोजन गैस निकल जाए। तो मुझे पता है कि इसमें से 2 हाइड्रोजन अगर निकल जाएंगे तो कार्बन कितने बचेंगे, 6, और हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 12। तो कौन सा फॉर्मूला आ गया, CnH2n, नहीं CnH2n डबल, तो एल्कीन बन गया ना। तो ये कौन सा है, हेक्सीन बन गया। क्या बन गया, तो एक तो यह है कि हेक्सीन बन जाए और हाइड्रोजन गैस निकल जाए। दूसरा क्या हो सकता है, जब हमने इसको गर्म किया तो ये ब्यूटीन में परिवर्तित हो, किसमें, और इथेन बाहर निकल जाए। तीसरा क्या हो सकता है, इसको जब हम गर्म करें तो ये प्रोपीन बना दे,
इथीन बना दे और मीथेन। मैं मानता हूँ ये थोड़ा सा टिपिकल है, बट 2-3 बार तुम लिख के देखोगे तो तुम्हें खुद भी तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा कि क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं। हेक्सीन बन सकता है, और क्या बन सकता है, प्रोपीन, इथीन, मीथेन, प्रोपेन, यही सब चीज़ें तो बन सकती हैं। लिख दो सारी पॉसिबिलिटीज़, ये तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि ये कोई फिक्स नहीं होता कि क्या क्या चीज़ें बनेंगी, लेकिन जनरली जो बुक में लिखा हुआ है ज़्यादातर वही लिखना, ठीक है। अब जैसे ये है, ये कौन सा एल्केन है, डोडेकेन, कितने कार्बन है, 12। भाई डेफिनेशन में यही तो बोला गया था ना कि ज़्यादा कार्बन वाले एल्केन होने चाहिए, तुमने 6 वाले का यूज़ किया तो 12 वाले तो, और उसका भी पायरोलिसिस होगा ही। किसकी उपस्थिति में करा रहे हैं, प्लैटिनम, पैलेडियम या निकेल। इतने टेम्परेचर पे गर्म किया है 973 केल्विन पे। अब क्या क्या बना देखो, हेप्टेन, C7H16 और पेंटीन, दोनों को जोड़ोगे डोडेकेन ही आएगा, लेकिन साथ में इन्होंने क्या लिख दिया, अदर प्रोडक्ट, इसके अलावा और भी चीज़ें बनेंगी, ठीक है। तो बस इतना याद रखना, ये तुम्हारे नहीं, अभी और भी रिएक्शन है यहाँ पे, अभी तो पायरोलिसिस है। चलो केमिकल प्रॉपर्टीज में मेनली तुमने कितनी पढ़ ली, 7। रिकॉल कर लेते हैं, पहली कौन सी रिएक्शन थी, हेलोजन के साथ, किसकी उपस्थिति में कराई थी हमने, हेलोजन के साथ में जब हम कराया था तो या तो सूर्य के प्रकाश में या ऊष्मा गर्म किया था, तो H निकल के हेलोजन लगते रहते थे। दूसरी अभिक्रिया हमने आज किया कौन सा, दहन, जिसमें कि किसी भी एल्केन को जब तुम गर्म करते हो, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हो तो CO2 बनता है और H2O। उसका एक हमने जनरल फॉर्मूला भी देख लिया, 3n+1/2 वाला। तीसरी रिएक्शन कौन सी पढ़ी हमने, ऑक्सीकरण, कंट्रोल्ड। उसमें तुमने 3 एल्केन देखे, मीथेन 2 बार और 1 बार इथेन। एक बार क्या बना था, मैथेनॉल, फिर मैथेनल और फिर एसिटिक एसिड। मैथेनॉल कब बना था, जब तुमने कॉपर लिया था। मैथेनल कब बना था, जब तुमने मोलिब्डेनम ऑक्साइड लिया था। और एसिड कब बना था, जब तुमने मैग्नीज डाइएसिडेट लिया था। फिर नीचे आए हम, कौन सी रिएक्शन पढ़ी हमने उसके बाद, आइसोमेरेजी। तो आइसोमेराइजेशन में क्या होता है, हम किसी बड़े एल्केन को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, किसकी उपस्थिति में, एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड और HCl, अलग अलग उसके समवाय बन जाते हैं। फिर नेक्स्ट रिएक्शन कौन सा पढ़ा हमने, एरोमेटाइजेशन। उसमें तुम्हें कैटलिस्ट याद रखने हैं, हेक्सेन लोगे या हेप्टेन, और कैटलिस्ट कौन कौन से होंगे, मोलिब्डेनम ऑक्साइड, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, वेनेडियम ऑक्साइड। हेक्सेन लोगे क्या प्राप्त होगा, बेंजीन। हेप्टेन लोगे टॉलीन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी पढ़ी हमने, पायरोलिसिस। एक बड़े एल्केन को गर्म करते हैं, वो एल्केन और एल्कीन में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। बस खत्म हो गया हमारे पूरा का पूरा। कि ये कौन सी रिएक्शन थी स्कीम की, जिससे कि हमें कौन सी गैस प्राप्त होती है, सिन गैस।